वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई का टर्म 2 का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर 417 जो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, ये आपका 25 मार्क्स का होगा फाइनल एग्जामिनेशन जो सीबीएसई लेने वाली है। ओके, ये जो 25 मार्क्स का जो पेपर है आप सभी जानते हैं कि ये 2 भाग में बटा हुआ है ना। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए से क्या है, आपके क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी से जो है आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको सबको मालूम होगा। पार्ट ए में भी आपको पढ़ना है 2 चैप्टर, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। एक चैप्टर है आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, और एक पढ़ना है आपका ग्रीन स्किल जो कि चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 5 है पार्ट ए का। और आपको ग्रुप बी में जो पार्ट बी में जो पढ़ना है 20 मार्क्स का, उसमें पढ़ना है आपको एनएलपी, है ना, एनएलपी, और पढ़ना है इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर्स, सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी चीज़ें हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सीबीएसई में कैसे पूछेगा आपको टर्म 2 का, उसका सोल्यूशंस क्या होगा, सोल्यूशंस भी दिया हुआ है ना। हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्या होना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ बीइंग ए गुड एंटरप्रेन्योर, है ना। तो एंटरप्रेन्योर होने का 2 क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एंटरप्रेन्योर्स होता क्या है, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, एक पर्सन, एक वो ऐसा पर्सन जो क्या करता है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है ना, जो रिस्क लेता है एंड ही मेक देयर ओन बिजनेस। वो किसी के अंडर में काम नहीं करता है, कोई नौकरी नहीं करता है, वो खुद का कोई क्या करता है, बिजनेस शुरू करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या मतलब कि उसमें क्या क्या हो सकता है क्वालिटी, तो वो कॉन्फिडेंट होता है, ऑफकोर्स कॉन्फिडेंट होगा। दे हैव द हार्ड वर्किंग, ओके, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए देयर एक्शंस, ओके। किसी भी काम को आसानी से नहीं छोड़ना, है ना, रिस्क लेने से नहीं घबराना, ओके। एंड दे हैव द न्यू आइडियाज़, okay, so these are the qualities of the entrepreneurs. You have to write only 2 qualities among them, okay। कोई भी 2 आप लिख सकते हैं, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अभी के हम लोग क्या हैं, अभी प्रेजेंट में है ना, वी आर इन द प्रेजेंट। सो हम लोग को ऐसा काम करना है ना, कि अपनी जो ज़रूरतें हैं, खुद की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, है ना। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे कि वाटर, हम सब लोग जानते हैं कि वाटर लिमिटेड नंबर में है। हम लोग अगर पानी को वेस्ट करेंगे, है ना, पानी को ऐसे ही बर्बाद करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर्स में जो लोग होंगे, फ्यूचर जनरेशन के जो लोग होंगे, उनको पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हमको वो काम नहीं करना है ना। और क्या करना है, ये क्या होता है, ये एक बैलेंस होता है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, देयर इज ए बैलेंस बिटवीन ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट एंड सोशल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, बैलेंस, है ना। मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस बिटवीन व्हाट, बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। जैसे कि इंडस्ट्री हम बनाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्री आप ओपन कीजिए, कल कारखाने ओपन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में ही क्या करना है, आपको इन्वायरमेंट की भी देखभाल करनी है ना। इन्वायरमेंट के बारे में भी आपको सोचना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ओनली इंडस्ट्रीज ओपन करें और इन्वायरमेंट भूल जाएँ, दैट इज़ नॉट वर्क, okay। And the social life, so this is there। so anybody will ask you what is sustainable development, then you will write like this, first you understand, then you can write in your own words also,
so there is no any issue. Okay, entrepreneurships have positive impact on society, write any two. तो ये बताओ कि जो आदमी या जो पर्सन जो इंटरप्रेनर है उसका बिजनेस अच्छे से चल चुका है. ओके, एनी इंटरप्रेनरशिप्स लाइक यू कैन से फेसबुक ऑनर, ट्विटर ऑनर, गूगल ऑनर, और टाटा, JRD टाटा वो स्टेब्लिश द फैक्ट्री, टाटा स्टील जिन्होंने बनाया, टाटा मोटर्स बनाया. तो अब इसका सोसाइटी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, यू टेल मी. जैसे कि अब उन्होंने टाटा बनाया, तो टाटा में बनाया स्टील, टाटा स्टील बनाया, तो क्या क्या हुआ सोसाइटी में, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, जनरेशन लोगों के लिए क्या मिला, उन्होंने क्या बनाया, साथ में स्कूल्स भी बनाया, हॉस्पिटल्स भी बनाया, है ना. इवन सम इंटरप्रेन्योर्स आर ऑल्सो वर्क्स टुवार्ड्स द इन्वायरमेंट, दे आर ओपनिंग द पार्क्स, दे आर इम्प्लांटिंग द ट्रीज. ओके, सो वाट एवर द impact are there you can write like what you can say employment generation. okay, employment, अगर तुम कल के डेट में है ना एक अच्छे इंटरप्रेन्योर बनते हो तो क्या तुम खुद नौकरी नहीं करोगे, क्या करोगे, दूसरे को नौकरियां दोगे, लोग तुम्हारे अंदर में काम करेंगे. तो क्या हुआ सोसाइटी में, क्या हुआ, एक एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, जनरेशन हुआ, है ना. अगर तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन जाती है तो तुम अपने यहाँ जो लोग काम करते हैं तुम उनके लिए क्या करोगे, स्कूल्स खोल सकते हो, हॉस्पिटल्स दे सकते हो, है ना. सो डिफरेंट डिफरेंट वेज आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट आर देयर ऑन द सोसाइटी, सो यू कैन राइट एनी टू. ओके, आई थिंक देयर इज नो एनी इशू हियर. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. ओके, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेयर फॉर्मुलेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस, है ना. यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स दिए थे. ओके, आपने पढ़ा था फर्स्ट टर्म में, टर्म 1 में भी पढ़ा था आपने इसके बारे में. सो देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर बाय द यूनाइटेड नेशंस. क्या क्या था, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, है ना, क्वालिटी एजुकेशन, एलिमिनेशन ऑफ हंग्रीनेसनेस नहीं होना चाहिए. ओके, environment, air pollutions, soil pollutions should be minimized. So 17 are there. Okay, so once you go through all the 17, maybe question will ask which one is there. Okay, questions में पूछ सकता है आपसे, ठीक है. So just I have the list, I can read out here. No poverty, zero hunger, okay, quality education, gender equality, okay, climate actions. So at least you remember 10, so that if the question will ask write the name, then you can also write. Okay, next question, entrepreneur are born not made, do you agree with the statement, justify your answer. वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं, नॉट मेड होते हैं, मतलब कि वो पैदा ही होते हैं इंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए, है ना. मतलब कि वो पैदा ही लोग, मतलब कि उनका जन्म ही हुआ था बिजनेसमैन बनने के लिए, ऐसा. तो ये सही नहीं है, ये मिथ है, दिस इज द मिथ. कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो, है ना, कोई भी बन सकता है, एनी वन कैन बी द एंटरप्रेन्योर, दिस इज द मिथ. ओके, सो जस्टिफाई योर आंसर, आपको जस्टिफाई करने के लिए बोला गया है. ओके, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जानते होंगे जिन्होंने बहुत गरीबी से लड़ करके या फिर जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपना एक बिजनेस खड़ा किया, उन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा किया. Okay, being an entrepreneur starts with a way of thinking. One must believe that anything is possible and it shall be achieved. It starts with thinking of an idea that you want to work on making it different, है ना. तो बस आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, है ना, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, है ना, यू शुड बी क्रिएटिव, है ना. सो आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी सिंपल चीज़ को भी ना अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते हो. आप देखते हो कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम चल रहा है ना. सो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन द मार्केट एंड डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आर देयर. सो एनी वन कैन बी द इंटरप्रेन्योर, कोई भी इंटरप्रेन्योर बन सकता है. सो कीप इन माइंड. इन लिस्ट 2 SDG, ये देखिए क्वेश्चन आ गया कि आपको 2 SDG का नाम बताना है. तो एनी कोई दो बता सकते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, लाइफ बिलो वाटर, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस, है ना, नो हंगर, है ना, नो हंगर, ठीक है, नो पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, ठीक है.
तो एटलीस्ट वंस यू गो थ्रू ऑल द 17 एंड यू कैन राइट द आंसर्स. ओके, सो दिस इज द पार्ट ए. पार्ट ए में यही 2 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, एसडीजी से क्वेश्चन आएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप से क्वेश्चन आएंगे, है ना. चलिए सेक्शन बी देखते हैं. अब सेक्शन बी में क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ वर्ड स्टडीज इफ इट वी हैव द फॉलोइंग लेमेंटाइजेशन एंड स्टेमिंग, है ना. हम लोग पढ़े थे क्या क्या कि लेमेंटाइजेशन क्या होता है, स्टेमिंग क्या होता है. स्टेमिंग क्या करता है, स्टेमिंग स्टडीज लिखा हुआ है ना, STUDIES, स्टडीज लिखा हुआ है. तो सिंपली इसमें जो IES है इसको हटा देगा, ES को हटा देगा, तो आंसर क्या बनेगा, STUDI. ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूँ आपके सामने, फ्रेश लगेगा आपको. ये देखिए सी, ये देखिए, ये स्टेमिंग क्या मतलब क्या होता है ना कि इसको रूट वर्ड में कन्वर्ट करना, है ना. और लेमेंटाइजेशन क्या होता है, ये भी होता है रूट वर्ड में कन्वर्ट करना, बट विथ प्रॉपर मीनिंग. इसमें मीनिंग के साथ होता है, MEAN मीनिंग होना चाहिए. इसमें क्या होता है कि इसमें नो मीनिंग होता है, ये इसका डिफरेंस है ना. हम लोग पढ़े थे. तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है कि स्टडीज़ दिया हुआ है, तो स्टडीज़ का दोनों को करने पे क्या आंसर होगा. ठीक है, तो हम सिंपली जानते हैं कि स्टेमिंग में क्या होता है कि सिंपली जो इसका सफिक्स है ES को एलिमिनेट कर देगा. तो हमारा आंसर क्या होगा, STUDI इसका आंसर होगा. ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है. जबकि लेमेंटाइजेशन क्या करेगा, देखेगा कि अरे ये तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है, ये इसका रूट वर्ड स्टडी हो ही नहीं सकता है, तो इसको क्या करेगा, मीनिंगफुल वर्ड में इसको कन्वर्ट करेगा. मतलब STUDY स्टडी, मतलब कि यह स्टडी से बना हुआ है. तो लेमेंटाइजेशन में क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड्स रूट वर्ड्स होते हैं, जबकि स्टेमिंग में क्या होता है, देयर इज नो मीनिंगफुल वर्ड, सिंपली इट रिमूव्स द सफिक्स. वो सिंपली क्या करता है, सफिक्स को रिमूव करता है. ठीक है, आपने ये पढ़ा था. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टोकन्स आर देयर इन द सेंटेंस गिवन बिलो. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना. ध्यान रखिए कि कितने टोकन्स हैं इस सेंटेंस में. यहाँ से शुरू हुआ है ना, ये यहाँ तक ख़त्म हुआ है. ये पूछ रहा है कि इसमें कितने टोकन्स हैं. तो टोकन का मतलब बताया था. टोकन क्या होता है, टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, है ना. जिसमें ट्रैफिक, इसमें जितने भी वर्ड हैं सबको काउंट कर लो, वो टोकन हो जाएंगे. तो काउंट करो, 1 ट्रैफिक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, 12 13 14 15 16 17. So like that you have to count all the words and including full stops, comma, inverted comma, double comma, सबको हम लोग काउंट करते हैं. ओके, सो देयर आर 46 टोकन्स, है ना. सबको काउंट करने के बाद कितने आ रहे हैं, इसमें 46 आ रहे हैं. तो कितने को टोकन्स हो गए, 46 टोकन्स हो गए. व्हाट इज कॉर्पस. कॉर्पस क्या होता है, कॉर्पस क्या होता है, होल टेक्सचुअल डेटा, ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर इज नोन एज कॉर्पस, है ना. जैसे कि कॉर्पस क्या है कि नेशनल NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस में क्या होता है कि जो हम कन्वर्ट करते हैं, जो हम बोलते हैं, जितने भी टेक्स्ट होते हैं, है ना. सपोज करो आप कुछ सर्च करते हो, है ना, कोई डॉक्यूमेंट फॉर्म में सर्च करता है, कोई स्पीक के फॉर्म में सर्च करता है ना. तो सो ओवरऑल डेटा, ओवरऑल टेक्सचुअल डेटा, होल टेक्सचुअल डेटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुगेदर, मतलब कि जितना भी टेक्स्ट होगा, सो ऑल टेक्स्ट टुगेदर, है ना, इज नोन एज कॉर्पस. अगर 4-5 पेज हैं, सपोज करो पेज 1, पेज 2, पेज 3 है, उसके अंदर में डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4 है, तो सारे में जितने टेक्स्ट हैं, मतलब कि जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ऑल टुगेदर वर्ड्स इज नोन एज कॉर्पस. सबको क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई 2 स्टॉप वर्ड्स. स्टॉप वर्ड्स जानते हैं आप लोग, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है कंप्यूटर्स के लिए. हम लोग इसको यूज़ करते हैं किसके लिए, ग्रामेटिकल फॉर्मेशंस के लिए उसको यूज़ करते हैं, दी, आई, एंड, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, है ना. बट फॉर द कंप्यूटर, फॉर द मशीन, इट इज़ नथिंग, इज सिंपली मीनिंगलेस. सो स्टॉप जब वर्ड्स हम लोग इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखो
इज है, दी है, इनटू होगा, ऑफ होगा, दी होगा, आर होगा, है ना। सो दीज आर द स्टॉप वर्ड्स। क्लियर है? सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसमें कौन कौन से स्टॉप वर्ड्स हैं, तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी अवॉइड यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा फॉर इवेल्युएशन। ट्रेनिंग डेटा को इवेल्युएशंस में हम लोग क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? दिस इज बिकॉज आवर मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट एंड विल देयरफॉर ऑलवेज प्रेडिक्ट द करेक्ट लेवल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट के, है ना, क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से समझो, कुछ नहीं कह रहा है। क्या रहा है कि जो ट्रेनिंग के लिए जो डेटा हम लोग यूज किए थे उसको हम लोग इवेल्युएशन के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अगर तुम जिस डेटा पे तुम ट्रेनिंग किए हो उसी डेटा पे तुम उसको मशीन को चेक करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा करेक्ट होगा। योर रिजल्ट विल बी ऑलवेज करेक्ट बिकॉज यू आर यूजिंग द सेम डेटा ऑन विच यू आर अर्लियर वर्कड, है ना। आपने जो ट्रेनिंग के लिए डेटा रखा है ऑलरेडी पहले से, एंड अगेन यू आर यूजिंग द सेम डेटा, सो द आंसर विल बी करेक्ट ओनली। सो इट विल बी नॉट गुड फॉर योर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F1 स्कोर इफ द मॉडल नीड्स टू बी द 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी होने के लिए मॉडल में F1 स्कोर क्या होना चाहिए? तो F1 स्कोर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ओके, सो कैन यू टेल मी द फार्मूला ऑफ F1 स्कोर एनीवन? F1 स्कोर का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, F1 स्कोर का फार्मूला होता है, मैं देखो लिख रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू राइट हेयर, F1 इज इक्वल टू, ओके, 2 इंटू, ठीक है, प्रेसिजन, 2 इंटू प्रेसिजन इंटू रिकॉल, और क्या होता है? प्रिसीजन बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल, है ना, प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो F1 स्कोर 1 इसका वैल्यू 1 कब होगा? तभी होगा जब 100% एक्यूरेसी के लिए इसका F1 स्कोर का वैल्यू 1 होगा, है ना। तो इसको आप एक बार ट्राई कीजिएगा फॉर्मूला पुट करके, देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस। ठीक है, 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है। ऑटोमेटिक समराइजेशन इज यूज्ड इन NLP, इज द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट? जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जांपल। ऑटोमेटिक समराइजेशन बताया था आप लोग को क्या होता है ना। इज रेलिवेंट नॉट ओनली फॉर समराइजिंग द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो अंडरस्टैंड द इमोशनल मीनिंग विद इन द इन्फॉर्मेशन सच एज कलेक्टिंग डेटा from social media. Automatic summarization especially relevant when used to provide an overview of news, है ना। ऑटोमेटिक समराइजेशन क्या होता है? आप समझो, इस वर्ड को समझो। इफ़ यू नो द वर्ड देन यू कैन राइट द आंसर, है ना। समरी करना मतलब क्या हुआ कि कोई अगर बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, बहुत सारे वर्ड्स लिखा हुआ है, या आपने कोई पोस्ट डाला, उस पोस्ट में सपोज करो कि आप 10 लाइन लिखते हो, है ना, लेकिन उस 10 लाइन का क्या है ना कि ये 10 लाइन का क्या मतलब हो सकता है? ओवरव्यू यू कैन से, है ना। और यू कैन से व्हाट आर द इमोशनल मीनिंग इज देयर इनसाइड द डेटा। ओके, कोई ब्लॉग पोस्ट करने के लिए, है ना, कोई न्यूज आइटम्स के लिए, सपोज करो कि ए आर्टिकल विल बी देयर, देन आर्टिकल का हेडलाइंस क्या होता है वो ऑटोमेटिक समराइजेशंस में कर सकते हो कि उसका समरी जो है उसका शीर्षक हो सकता है। सो दिस इज देयर, आपने पढ़ा होगा, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ NLP। जस्ट वंस अगेन यू गो थ्रू, it is easy not and difficult. Give an example of a situation where false positive would have a high cost associated with it. फिर से पढ़िए, give an example of situation where false positive would have a high cost associated with it. Okay, let us consider a model that predicts the mail is a spam or not. If the model always predicted as mail is a spam, people would not look it and eventually might lose important information. Okay, here false positive condition predicting the false positive condition would have a high cost.
प्रिंटिंग द मेल इज स्पैम वाइल द मेल इज नॉट स्पैम। ओके, सो फॉल्स पॉजिटिव करने का मतलब क्या हुआ, है ना, कि आप कोई जिसको कि हमेशा उसको लगता है कि वो फॉल्स हो, मतलब फॉल्स का पॉजिटिव। आप कोई मेल आता है, आप हर मेल को बोलोगे कि ये आपका स्पैम ही है, तो इम्पॉर्टेंट मेल भी क्या होगा, आपके स्पैम फोल्डर में चला जाएगा, है ना। सो इसका क्या है, ये हाईएस्ट कॉस्ट इज एसोसिएटेड, है ना, आपका क्या है कि यहाँ पे आपका हाईएस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड है किसके साथ, फॉल्स पॉजिटिव के साथ। जस्ट यू ऑल्सो वंस गो थ्रू देयर हाई पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, है ना, सब एक बार देखिए उसको, कॉन्सेप्ट को। राइट एनी एप्लीकेशन ऑफ TF-IDF। TF-IDF का 4 एप्लीकेशन आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, टॉपिक मॉडलिंग, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम्स, स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ TF-IDF। TF-IDF को बनाना आपने सीखा है ना, है ना। अगर बनाना नहीं सीखे तो प्लीज़ एक बार सीख लीजिए। TF-IDF इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना। TF-IDF का फॉर्मूला, और TF-IDF क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, वंस यू राइट इट हेयर, TW, है ना, TW मतलब टर्म फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होता है, लॉग इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, IDF, है ना, IDFW, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्या हुआ, टर्म फ्रीक्वेंसी हुआ, ये क्या हुआ, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हुआ। तो क्या हुआ, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का क्या करते हैं हम लोग, लॉग लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो TF-IDF का फॉर्मूला क्या हुआ, टर्म फ्रीक्वेंसी इंटू लॉग इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हाट राइट ऑन द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट वैग ऑफ वर्ड्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब देखिए आपके बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहीं कुछ नहीं है, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर इट एंड राइट इट। वैग ऑफ वर्ड्स क्या होता है मालूम है ना, इसके अंदर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, कौन सा वर्ड कितनी बार आया है ना, कौन सा वर्ड कितनी बार आया उसका फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ये 2 बार है, 3 बार आया, इट, है ना। तो क्या क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है इसमें, टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करते हैं, कलेक्ट डेटा एंड प्रोसेस इट। सेकेंड में क्या करते हैं, क्रिएट डायरेक्टरी करते हैं। ओके, थर्ड में क्या करते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाते हैं, एंड फोर्थ में क्या करते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो ये सारा स्टेप है TF-IDF में जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यू हैव टू रिमेंबर इट। कलेक्टिंग डेटा, पर डेटा को कलेक्ट करना है, मेक ए लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स, है ना। यूनिक वर्ड्स जो आते हैं ना, बनाते हैं ना हम लोग टेबल, याद होगा आपको, एक टेबल बनाते हैं, उसमें अगर कोई वर्ड्स लिखा हो तो हर एक वर्ड्स को लिखते हैं बार बार, है ना, एक लंबा सा टेबल बनाते हैं। क्रिएट डायरेक्टरी, फिर क्या करते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर फॉर ईच डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड्स फ्रॉम द यूनिक लिस्ट ऑफ द वर्ड्स अकर्ड, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हर एक वर्ड्स के लिए करते हैं, फिर क्या करते हैं, हर एक पेज के लिए करते हैं। सो दिस इज देयर या द स्टेप्स। ओके, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपके सामने, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड व्हाट इज द यूज्ड फॉर। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है बताइए, आप सब लोग जानते हैं। वंस यू रिवाइज इन योर माइंड you say, it's very simple. Confusion matrix is used to store the result of comparison between the prediction and the reality. Prediction और reality का क्या होता है, वो combination होता है, शायद आपको याद नहीं होगा, मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ टेबल, आई एम ट्राइंग टू मेक इट हेयर, ठीक है। सी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे 2 लाइन, है ना, ठीक है, आप 2 लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, यह होता है रियलिटी R, है ना, यहाँ पे क्या होता है, प्रेडिक्शन, ठीक है, रियलिटी और प्रेडिक्शन।
रियलिटी के लिए भी होता है यस और नो, और प्रेडिक्शन के लिए भी क्या होता है यस और नो। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों यस यस है तो क्या होता है यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, और दोनों नो नो कहाँ पे होगा, इस बॉक्स में दोनों नो नो होगा तो ये क्या होगा ट्रू नेगेटिव। ठीक है, और बाकी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव FP, और ये क्या हो जाएगा फॉल्स नेगेटिव। तो ये आप जो है ना ये आप याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यस को हम लोग क्या बोलते हैं, यस वाई को हम लोग 1 भी बोलते हैं, और नेगेटिव n को हम लोग 0 से भी नोट करते हैं। यस को 1 से और n को वाई को 1 से और n को 0 से भी नोट करते हैं। तो ये आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हुआ। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज टू रिजल्ट ऑफ कंपेरिजन बिटवीन द प्रेडिक्शन एंड रियलिटी। ये आपका प्रेडिक्शन हुआ, ये आपका रियलिटी हुआ। ठीक है, तो ये आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, ये आप सब लोग जानते हैं। वंस यू गो थ्रू, ये ग्राफ डायरेक्ट लिया गया आपके फिगर से, आपके बुक से लिया गया ग्राफ है। इस ग्राफ्स का क्या मतलब है, ग्राफ्स का क्या मतलब है बताइए, टेल मी। ये देखिए स्टॉप वर्ड्स, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। जस्ट ए मिनट, माय सिस्टम इज हैंगिंग, जस्ट ए मिनट। यस, ये देखिए क्या लिखा हुआ अकरेंस, ये क्या लिखा हुआ है वैल्यू, है ना। तो ये देखिए अकरेंस मतलब कि ये जैसे जितना ऊपर जाएगा मतलब क्या है वो उतनी बार इसका वैल्यू उतना बढ़ेगा। इधर क्या है, इसका वैल्यू बढ़ेगा। अकरेंस मतलब क्या हुआ, जितनी बार वो आया है। तो स्टॉप वर्ड जो है बहुत ज़्यादा ऊपर में है, यहाँ पे है, लेकिन वैल्यू क्या है इसका यहाँ पे होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी वर्ड्स का वैल्यू यहाँ पे होगा, और अकरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। जो रेयर वर्ड्स हैं इसका वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन क्या है अकरेंस बहुत कम है। तो इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि स्टॉप वर्ड जो है बहुत ज़्यादा बार जो है आया है, जैसे कि इन, दी, ए, आर, है ना, एज। ठीक है, ये सब क्या है कि जो स्टॉप वर्ड्स हैं बहुत बार बार यूज करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्स में या बोलने में या लिखने में। ठीक है, इसका ज़्यादा बार प्रयोग करते हैं तो इसका अकरेंस ज़्यादा है, लेकिन इसका वैल्यू क्या है, वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि ये हर जगह यूज होता है, हर वर्ड्स में, हर डॉक्यूमेंट में यूज होता है, इसलिए इसकी वैल्यू कम है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बीच में मतलब कि ज़्यादा मतलब कि कुछ मतलब कि बीच में रहते हैं, हमेशा इसको यूज़ नहीं करते हैं लेकिन इसको यूज़ करते हैं। अगर सपोज करो कि आप कोई ऐसे लिख रहे हो, है ना, किसी बारे में कुछ बताना चाह रहे हो तो आप उसको बार बार यूज करोगे तो फ्रीक्वेंट वर्ड हुआ, तो उसका वैल्यू भी बीच में होता है और अकरेंस भी बीच में होता है। अब कुछ रेयर वर्ड्स होते हैं जिसका यूज आप लोग बहुत कम करते हैं लेकिन उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसे कहने का मतलब क्या है कि जो वर्ड्स बहुत ज़्यादा बार यूज किया जाता है किसी पैराग्राफ में उसका क्या है वैल्यू कम होता है। सो यू कैन से अकरेंस एंड वैल्यू वर्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द वर्ड्स विच अकर मोस्ट, है ना, हैव निग्लिजिबल वैल्यू, मतलब जो वर्ड ज़्यादा बार यूज होगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एज द अकरेंस ऑफ वर्ड्स ड्रॉप्स द वैल्यू ऑफ सच वर्ड्स अराइज। जैसे ही उसका अकरेंस कम होगा मतलब कि वर्ड्स कम यूज होगा डॉक्यूमेंट में, उसका वैल्यू बढ़ने लगेगा। सो दिस इज देयर, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस वन एंड यू विल गेट द 2 मार्क्स। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दैट हाउ टू कैलकुलेट TF IDF। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, ये मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करना होता है कि जितने यूनिक वर्ड्स हैं, है ना, उसको क्या करो, ध्यान से समझो, बहुत ईजी है। सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे, टेबल बनाओगे। उस टेबल में देखो जॉनी 2 बार है ना, तो 2 बार नहीं, जॉनी 1 बार लिखोगे। यहाँ पे हेडिंग में जो वर्ड्स यस है तो यस लिखोगे, पापा है तो पापा लिखोगे, है ना। जो वर्ड्स आए हैं उसको लिखोगे। ईटिंग शुगर तो ईटिंग लिखोगे, शुगर लिखोगे, है ना। नो पापा, नो लिखोगे। पापा एक्चुअली ऑलरेडी तुम लिख चुके हो तो दोबारा पापा नहीं लिखना है। टेलिंग लाइज, टेलिंग लिखोगे, लाई लिखोगे। नो पापा, नो ऑलरेडी लिख चुके हो, पापा भी ऑलरेडी लिख चुके हो तो दोबारा नहीं लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि पहले स्टेप में क्या करोगे, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं उसका क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे। नेक्स्ट क्या है, ओपन योर माउथ। ओपन, पहले योर नहीं लिखोगे माउथ, है ना। हा हा हा, तो 3 बार है तो सिर्फ 1 ही बार लिखना है। ये आपका हेडिंग रेडी हो गया। सो दिस इज योर हेडिंग, है ना। हेडिंग करने के बाद
अब हम क्या, मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4। तो तुम 4 लाइन ड्रॉ करोगे। लाइन 1 ये एक लाइन हो गया, एक दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, ये चौथा लाइन हो गया। तुम ड्रॉ कर लेना। पहला किसके लिए होगा, पहला डॉक्यूमेंट 1 के लिए होगा, दूसरा क्या होगा किसके लिए, डॉक्यूमेंट 2 के लिए, तीसरा क्या होगा डॉक्यूमेंट 3 के लिए, चौथा क्या होगा डॉक्यूमेंट 4 के लिए। अब देखो कि डॉक्यूमेंट 1 के लिए जॉनी जॉनी कितनी बार आया है, जॉनी जॉनी 2 बार आया है, यस 1 बार आया है, पापा 1 बार आया है। तो जॉनी के सामने 2 लिखेंगे, यस के सामने 1 लिखेंगे, पापा के सामने 1 लिखेंगे। बाकी इसमें क्या कुछ और आया है क्या, ईटिंग है क्या, ईटिंग शुगर कुछ नहीं है, तो सबके सामने क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। गॉट इट। इसी ढंग से डॉक्यूमेंट 2 में करेंगे। डॉक्यूमेंट 2 में क्या है, जॉनी है क्या, जॉनी नहीं है, जॉनी नहीं है, यस है क्या, नहीं है तो 0 लिखेंगे। ठीक है, जॉनी भी नहीं है, यस भी नहीं है तो 0 हो गया। पापा है क्या, पापा 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 है तो पापा 1 बार हो गया। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, बहुत ईजी है। फिर देखेंगे ईटिंग है क्या, ईटिंग भी है तो ईटिंग हो गया 1 बार, है ना। शुगर है क्या, शुगर भी है 1 बार, है ना। तो जो जो वर्ड्स जिसमें आएगा उसमें लिखेंगे। नो है क्या, नो है। बाकी टेलिंग लाइज हा ये सब नहीं है तो सब में क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। इसी ढंग से क्या करेंगे, अब डॉक्यूमेंट 3 में देखेंगे। डॉक्यूमेंट 3 में देखो, डॉक्यूमेंट 3 क्या है आपका, ये है टेलिंग लाइज नो पापा। तो टेलिंग के सामने क्या होगा 1 होगा, टेलिंग के सामने 1 होगा, ठीक है। लाइज के सामने 1 होगा, ठीक है। नो के सामने 1 होगा, नो कहाँ पे है, यहाँ पे नो के सामने 1 होगा। और कहाँ होगा, पापा के सामने 1 होगा, पापा के सामने 1 होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है, ओपन योर माउथ हा। तो ओपन कहाँ पे है, ओपन यहाँ पे है, 1 हो गया, यो हो गया 1, माउथ हो गया 1, और हा जो है 3 बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ कितनी बार हो जाएगा, यहाँ 3 बार लिखेंगे। तो आपका क्या हुआ, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आराम आराम से समझिए, आप वीडियोस को पॉज करके भी समझ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, क्वेश्चंस चेंज रहेगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा। फिर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम लोग, ये देखो, जॉनी यस, पापा ईटिंग शुगर नो, टेलिंग नो, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जॉनी, है ना, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टेबल में सबको क्या करते हैं, काउंट करते हैं हम लोग। जैसे देखो, है ना, कितनी बार वो आया है, हम लोग को वो चेक करना पड़ेगा, है ना। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे जॉनी है, तो जॉनी क्या है ना कि 2 बार आया है, लेकिन 2 बार क्या है, वो एक ही लाइन में आया है, जॉनी जॉनी। अगर ये जॉनी अगर यहाँ पे होता है तो ये 1 1 2 होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यस कितनी बार आया है, देखो यस 1 टाइम। पापा कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार। ध्यान से देखो, सोचिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, टर्म 1 समझ में आया ना, अब स्टेप 2 समझिए। स्टेप 2 समझिए। स्टेप 2 में क्या है, ये देखिए, जॉनी में देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये देखेंगे, नीचे से ऊपर तक देखेंगे। मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए, अच्छे से क्लियर रहे। ये देखो, ये देखेंगे कि जॉनी जो है डॉक्यूमेंट 1 में आया है 2 बार, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं आया है। तो डॉक्यूमेंट 1 में 2 बार आया है, बाकी किसी डॉक्यूमेंट में नहीं आया है। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट में आया है, तो हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। यस देखो, यस कितनी बार आया है, यस 1 बार, बाकी समय 0 0 है, तो मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो गया। नेक्स्ट देखो, पापा जो है डॉक्यूमेंट 1 में भी है, डॉक्यूमेंट 2 में भी है, डॉक्यूमेंट 3 में भी है ना। तो ये 3 हो जाएगा, 1 2 3, तो ये 3 हो गया, है ना, क्योंकि वो 3 डॉक्यूमेंट में आया है। ईटिंग कितनी बार आया है, 1 बार आया है, डॉक्यूमेंट नंबर 2 में आया है। शुगर भी 1 बार आया है, नो भी 2 बार आया है ना, टेलिंग भी 1 बार आया है, ठीक है।
तो इसी ढंग से करेंगे। अभी देखो 1 टाइम आया है। अब देखो हा 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 है तो 3 बार आया है ना, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर सिर्फ 4 में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, है ना। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, ठीक है। फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें कुछ करना नहीं होता है, इसमें टोटल कितने होते हैं, 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ना, तो 4/1 सबके नोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 होगा और डिनोमिनेटर में ये नंबर हो जाएगा। तो 4/1 4/1 4/3 है ना, 4/1 जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा, ये नंबर नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। और TIDF क्या होता है, TIDF क्या होता है, फॉर्मूला बताया था आपको, TW × log TW, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × 2 कौन सा 2, देखो 2 ये वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये वैल्यू उठाएंगे, यहाँ वैल्यू क्या आ रहा है जॉनी का 2 आ रहा है ना, तो इसको हर एक के टेबल के सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 2 था 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 0 था 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 0 था तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 0 था तो 0 से मल्टीप्लाई होगा। कौन सा ये रो, ये देखो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, ये सारे वैल्यू में क्या करेंगे, सारे वैल्यू में क्या करेंगे लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, लॉग किसका लेंगे, लॉग इसका लेंगे इन्वर्स का, लॉग 4/1 लॉग 4/1 है ना। इसी ढंग से मल्टीप्लाई करते जाएंगे सब में, ठीक है। ये इसका लॉग लेंगे तो ये आपका TIDF बन जाएगा। सो डू वंस प्रैक्टिस एंड विल गेट द आंसर, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 20 you will see, it's very basic questions, 4W canvas, who what where when and where and why, who what where and why जानते हैं 4W canvas, है ना। जस्ट रीड दिस क्वेश्चंस एंड गो थ्रू, प्रॉब्लम क्या है, क्यों प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है ना। सो दिस इज देयर एंड द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। आपको एक क्वेश्चन देगा, आपको सारा फॉर्मूला निकालना रहेगा, आपको निकालना रहेगा F1 स्कोर, तो F1 स्कोर का फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपके सामने दिया हुआ है यस 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 TTP है ना, TP FN FN TN, समटाइम्स इसका वैल्यू दिया रहेगा 20 50 10 20 कुछ वैल्यूज दिया रहेगा, है ना। तो उस वैल्यू क्या करेंगे आप लोग पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।